Whatever problems you can comfortably share on camera, वो आप शॉर्ट में बताएंगे कि मेरी ये प्रॉब्लम है और इसका ये ऑप्शंस मेरे माइंड में आ रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए लाइक। तो आई एम श्योर वो जो आपकी प्रॉब्लम है वो सिर्फ आपकी नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी वीडियो में देखेंगे वो भी रिलेट करेंगे, हो सकता है उनको हेल्प मिले वो देख करके। तो जो भी कन्फ्यूजन है माइंड में, या जो भी अभी लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज है जहाँ पर आप स्टक हो, तो वो आप शॉर्ट में बताएंगे कि मैं इस जगह पर स्टक हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए ऑनेस्टली, अगर आपके अंदर से वो आ रहा है तो। सर मैं एक लैंग्वेज ट्रेनर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ सर, मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है। तो सर मैंने स्टार्टिंग की थी बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, और अभी मेरी अर्निंग सही हो रही है, 1 लाख प्लस मेरी मंथली हो जाती है। ठीक है सर, मैंने अपनी फैमिली में अपने पेरेंट्स को वर्क के लिए बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा है कि क्या ये काम कर लें या ये काम कर लें। कई बार वर्क ही नहीं होता था उनके पास, वो बैठ बैठ के प्लानिंग करते थे। बहुत सारी चीज़ें करी भी उन्होंने, बट वो हुआ नहीं। तो सर मैं अच्छी लोकेलिटी में जाना चाहता हूँ और वहाँ पढ़ाना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने आपके सेशंस में भी देखा था कि इसी चीज़ के लिए लोग ज़्यादा भी चार्ज कर रहे हैं अच्छी लोकेलिटी में, लेकिन मैं वो रिस्क नहीं ले पा रहा, क्योंकि अभी तक जो मेरी कंडीशनिंग हुई है फैमिली में, जो मैंने सिचुएशन देखी है, मुझे ये डर लगता है कि अगर मैं वहाँ से बाहर निकलता हूँ तो जो अभी यहाँ पे मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूँ अपने इंस्टीट्यूट में, कहीं ऐसा ना हो कि वो चीज़ ना हो पाए और यहाँ से भी मैं क्विट कर दूँ, मतलब यहाँ से भी मेरी मार्केट ख़राब हो जाए जो मेरे वहाँ पे नाम लिया है। तो अभी आपने बताया कि आप अभी ₹1,00,000 महीना कमा रहे हो, दैट इज नॉट द सेल, दैट इज अ प्रॉफिट, राइट? इतना बचा लेते हो जी हाँ, लाख जी रुपए हाँ। और सेविंग्स कितनी है आपके पास में अभी? कितना पैसा सेव कर लिया आपने? 20 lakhs। 20 लाख के आसपास की सेविंग्स है आपके पास में। अभी इस पॉइंट को छोड़ते हैं कि आप आगे जा करके कहीं और किसी लोकेलिटी में अपना नया कुछ खोलना चाहते हो। आप ये बताओ, अभी जो आपका सेंटर है वो कितना बड़ा है इन टर्म्स ऑफ स्पेस? कितने स्क्वायर फीट का होगा? ये सर इतना ही स्पेस है, 2 फ्लोर्स है मेरे पास। 2 फ्लोर हैं, एक पे हम डेमो सेशन चलाते हैं और दूसरे पे मेरी पेड क्लासेस होती हैं। जैसे कोई डेमो लेना चाहता है तो वो वीडियो पे देख सकता है, और पेमेंट करने के बाद नीचे फेस टू फेस क्लासेस होती हैं। इतना स्पेस है मेरे पास। और आप अभी अकेले ही ये सारा मैनेज कर रहे हैं या अपनी पूरी टीम है? सर मैं अपने फादर की हेल्प लेता हूँ। अभी कोई एज सच और कोई साथ में नहीं है, नहीं सर, अभी राइट? नहीं है। अकेले ही आप मैनेज कर रहे हैं। अकेले और ही मैं ऑन एन मैनेज कर रहा एवरेज हूँ। कितने बच्चों को पढ़ाते हैं आप एक टाइम पे? सर मेरे पास 100 स्टूडेंट्स की एवरेज रहती है। मंथली फ़ीस चार्ज होती है। लोकेलिटी थोड़ी ऐसी है जहाँ पे फ़ीस लोग ज़्यादा नहीं मंथली देते। कितनी चार्ज होती है? सर फर्स्ट मंथ 1500, और उसके बाद हर मंथ 1200 पर मंथ फ़ीस होती है, और मेरी लोकेलिटी में सबसे ज़्यादा फ़ीस मेरी है। क्या हो अगर आप अभी जहां पर हो इसी को पहले अच्छे से ऑप्टिमाइज करो। और ऑप्टिमाइज करने का मतलब ये है कि अभी आप सब कुछ अकेले ही कर रहे हो, तो क्या हो अगर आप किसी को अपने साथ में रखो, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं आता तब तक एक्सपेंशन का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि आपने अगर 4 जगह सेंटर खोल लिए और अकेले ही भाग रहे हो इधर से उधर, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो यू नीड टू फर्स्ट लर्न हाउ टू डेलीगेट थिंग्स। अब क्योंकि आप एक लेवल पे तो आ गए, ₹1,00,000 महीने पे आ गए, अब 1,00,000 से 5,00,000 पे जाना है, 10,00,000 पे जाना है, कैसे जाओगे? यू नीड टीम, यू नीड पीपल। अब आपको उनको मैनेज करना आना चाहिए, विच इज़ अ डिफरेंट स्किल ऑल टुगेदर। उनको रिटेन करना आना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ की क्या गारंटी है कि आज आप किसी को जॉब पे रखोगे, कल वो आपके सामने ही अपना खुद का सेंटर ना खोल दे। सर यही कंपल्शंस मेरे माइंड में आते हैं। मेरे माइंड में ये भी आता है कहीं ऐसा ना हो, जो मेरी मार्केटिंग से डेटा आया है मेरे पास, 16,000 स्टूडेंट्स का कांटेक्ट, मतलब इंक्वायरीज़ का कांटेक्ट है, कहीं ये ना हो ये डेटा ही किसी और को दे दे, मेरे कॉम्पिटिटर को, ये सब चीज़ें। तो ऐसे बहुत कंपल्शंस मेरे माइंड में आते हैं। 16,000 इज नॉट इंपॉर्टेंट, वो तो डेटा है आपके पास डेटा में। है सर, इंपॉर्टेंट तो 5,000 100 पढ़ते लोग है हुए। ना। हाँ। जो 100 लोगों से आप ₹1,500 महीने का ले रहे हो वो इंपॉर्टेंट है ना। एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम वो आपका अर्निंग का सोर्स है। जी जी। तो अगर वो 16,000 का डेटा किसी ने ले भी लिया तो उससे कुछ खास होने वाला नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली तो सारा खेल ये 100 का है। इस 100 को आप चाहे उस 16,000 में से निकालो, चाहे नई तरीके से उसको जनरेट करने की कोशिश करो, चाहे ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑफलाइन मार्केटिंग, जिस भी तरीके से आप कोशिश करो। तो अभी जो स्टेज है वो ये है कि आपको सीखना होगा, जो अभी आपको बिल्कुल नहीं आता है वो आपको एक्सेप्ट करना होगा सबसे पहले तो, कि आपको ये नहीं पता कि कैसे किसी एम्प्लॉई को रिक्रूट करते हैं, कैसे उनके साथ में डील करते हैं, कैसे उनको रिटेन करते हैं, कैसे ये समझते हैं कि उसको अपनी लाइफ से क्या चाहिए। फिर एक इक्वेशन बनती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर एक को अपना सेंटर ही ओपन करना है। और अगर कोई ऐसा इंसान आ रहा है आपके पास में जो आपको डे वन पे ही समझ आ रहा है कि ये तो आई इसी ले रहा है कि 2-4 महीने में सीख के अपना सेंटर ही ओपन करना है, तो उसको मत रखो। तो इतना सेंस हमारे अंदर होना चाहिए, इतनी अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर होनी चाहिए
कि किसको रिक्रूट करना है, किसको नहीं करना है। दैट इज प्रॉब्लम नंबर 1, जहां से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। दूसरा है कि डेटा कहीं वो चुरा करके आपके कॉम्पिटिटर को ना दे दे। इसका सोल्यूशन ये है कि अपने ब्रांड को आप इतना स्ट्रांग करो, यानी कि जो अपनी ओवरऑल इमेज है उसको इतना स्ट्रांग कर दो कि अगर वो डेटा किसी और के पास चला भी जाए तब भी टॉप ऑफ द माइंड आपका नाम आए, जो आप खुद ही कह रहे हो कि मैं सबसे ज्यादा चार्ज करता हूं उस एरिया में। तो अगर डेटा चला भी गया तो क्या हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, उस डेटा को प्रोटेक्ट करो। जरूरी नहीं है ना सारा डेटा उसको देना है, 16,000 में से जितना जरूरी है उतना ही डेटा देना है ना। और धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड होता है। और ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है लाइफ में जैसा हम सोचते हैं कि हर इंसान करप्ट होता है या हर इंसान चोरी होता है। ये हमारी मेंटालिटी है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। आप अपने ऊपर रख करके देखो, इतने सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर आप यहाँ पर जा करके इनके यहाँ पे जॉब करोगे तो क्या डेटा चुरा करके किसी कॉम्पिटिटर को दे दोगे? ये आपका दिमाग चलेगा। या फिर आपका दिमाग ये चलेगा कि मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, मेरे को सैलरी ठीक मिल रही है नहीं मिल रही है, साल की साल इंक्रीमेंट ठीक मिल रहा है नहीं मिल रहा है, एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं है इन द सेंस कि ऐसा तो नहीं है कि 8 घंटे बोल करके जॉब पे रखा और 12 घंटे काम करा रहे हैं, तमीज से बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, रिस्पेक्ट मिल रही है नहीं मिल रही है। ये सब चीजें देखोगे या ये दिमाग लगाओगे कि कैसे मैं डेटा को उठा करके कॉम्पिटिटर को दूं? ये जो दोनों ही आपकी थ्योरीज हैं ये बेसलेस है। इसको कैसे आप देखोगे और काउंटर करोगे और कैसे अपने साथ में किसी को रखोगे, तैयार करोगे, जिससे कि अगर आप कोई नया सेंटर ओपन करने के बारे में सोचते हो तो वहां पर जब आप खुद जाओगे तो यहाँ पर पीछे से कोई होना चाहिए संभालने के लिए। ये भी इशू है जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने दूसरे टीचर भी हायर करके देखे तो, बट ये है कि वो कहते हैं कि हमें आपसे ही पढ़ना है, तो जो ब्रांडिंग है मतलब वो मेरे नाम की हो रखी है, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा इशू रहता है कि मैं अगर होता हूँ तो इंक्वायरी कन्वर्ट भी हो जाती है मेरे सामने। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, इसका बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन होता है कि आपको 2 तरह के रेट्स रखने हैं कि अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो उसका ये अमाउंट है, असिस्टेंट अगर वाला आप जो मेरे से नहीं पढ़ना चाहते हैं तो ये अमाउंट है। ये बहुत लोग करते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अपने आप चार्जेस और बढ़ा सकते हैं। उससे क्या है कि अभी जो आप लाख रुपए कमा रहे हैं वो लाख का अपने आप ही 1.5 लाख हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग तब भी कहेंगे हमको आपसे ही पढ़ना है। यानी अगर आपने 1,500 का 2,000 भी कर दिया तो हो सकता है बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं अब तो हमको आपसे पढ़ना है। और दूसरी तरफ आपने 1,000 रुपये कर दिया तो एक तरफ 1,000 रुपये एक तरफ 2,000 है, तो 50-50% स्प्लिट हो जाएगा। जो ओवरऑल वर्कलोड है 50% आप पे आ जाएगा, 50% उधर आ जाएगा। अब उधर देख करके रखो उस इंसान को जिसका ये एम्बिशन नहीं है कि मेरे को अपना सेंटर खोलना है। दैट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन फैमिली बैकग्राउंड ऑल्सो। और अगर वो खोल भी ले तो अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रखो कि उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मेरा अपना एक ब्रांड है, मेरी अपनी एक गुडविल है, मेरा अपना एक स्टाइल ऑफ वर्किंग है। वो अगर कर भी लेगा तो वो आपके जैसा बन सकता है, बट आप तो नहीं बन सकता ना। ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर होना चाहिए अगर बिजनेस कर रहे हो तो आई होप ये दोनों ही जो आपकी प्रॉब्लम्स है छोटी छोटी है, इसके लिए कुछ बुक्स पढ़ सकते हो, समझ सकते हो कि कैसे अपनी एक टीम बनाई जाती है और फिर कैसे एक्सपैंड किया जाता है। क्योंकि एक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो चुकी है, इसको बोलते हैं 0 to 1। 0 to 1 आप आ गए हो, अब 1 to 10 कैसे जाना है, 1 to 100 कैसे जाना है, दैट इज अ प्रॉब्लम। तो मुश्किल फेज तो आपने पार कर लिया, अब जो अगला फेज है वो आसान है, वहां पे आप अटके हुए हो। बट दैट इज नथिंग बट अ मेंटल ब्लॉक, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। वो एक बार टूट जाएगा जिसको आपको खुद ही तोड़ना पड़ेगा, तो आप आगे बढ़ जाओगे, फिर कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे कभी कभी लाइफ में चैलेंजेस भी आती है बेस्ड ऑन आवर डिसीजन। कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जिसकी वजह से फिर आफ्टर सम टाइम हमें रियलाइज़ होता है कि ये डिसीजन अगर मैंने नहीं लिया होता तो ज़्यादा बेटर होता, या ले लिया तो अब उसकी वजह से ये चैलेंजेस आ रही है। तो कभी ना लाइफ में मतलब ये रिग्रेट होता है कि ये डिसीजन मैंने क्यों ले लिया उस टाइम पे, अगर नहीं लिया होता तो मेरी सिचुएशन कुछ और होती, राइट। सो मतलब ये हमेशा फील होता है कि जो डिसीजन हम एक बार ले लेते हैं उसके बाद में क्या हमें ये सोचना चाहिए कि ये मतलब इसको मतलब इसकी वजह से मुझे रिग्रेट क्यों हो रहा है, और अगर ये नहीं सोच रहे हैं तो फिर उसके ऑप्शन में अल्टरनेटली हम क्या कर सकते हैं कि जिसकी वजह से ये सोच ही नहीं आया कि मतलब ये डिसीजन ले लिया तो बस अब मुझे रिग्रेट नहीं करना है, ले लिया तो ले लिया, दैट्स इट। देखो रिग्रेट क्यों होता है, हम कोई डिसीजन लेते हैं, ऐसा नहीं है हर डिसीजन पे रिग्रेट होता है। कुछ डिसीजंस के बाद में अच्छा भी लगता है कि ये मैंने सही डिसीजन लिया। जब डिसीजन गलत होता है किसी ना किसी स्टैंड पॉइंट से, मान लो एक स्टैंड पॉइंट से सही है लेकिन बाकी के जो 2 स्टैंड पॉइंट्स हैं, लाइफ के एंगल से, हेल्थ के एंगल से या फिर और किसी एंगल से, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं, तो फिर अंदर से रिग्रेट होता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, पैसा तो इतना सा बढ़ा लेकिन इतना बड़ा सेक्रीफाइस देना पड़ गया। तो देयर इज नो हार्म इन इंट्रोस्पेक्टिंग एट एवरी स्टेप इन लाइफ कि जो मैं डिसीजंस ले रहा हूं,
क्योंकि जब आप लेते हो उस वक्त तो वो डिसीजन सही होता है, तभी लेते हो, वरना लोगे क्यों? क्या कोई भी डिसीजन ये जानते हुए कि ये गलत है कभी लेते हो क्या? ये जानते हुए कि ये जो पर्सन है जिससे मैं शादी कर रहा हूं या कर रही हूं वो टॉक्सिक है, करोगे क्या शादी? वो तो करने के बाद पता लगता है ना, जॉब करने के बाद पता लगता है, कंपनी में जाने के बाद पता लगता है। तो जब पता लग जाए तो फिर आराम से बैठ करके समझो कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है। रिग्रेट इज नॉट अ सोल्यूशन, उससे क्या मिलने वाला है? एंड नॉट रिग्रेटिंग इज ऑल्सो नॉट अ सोल्यूशन। आप सोचो आप कोई गलत काम करो और आपके अंदर कोई रिग्रेट ही ना हो, फिर तो आप साइकोपैथ हो गए, कुछ भी करने लग जाओगे। तो रिग्रेट हुआ, फिर उसके बाद में अपने आप से पूछा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है। बट सर वो तो सॉल्यूशन तो तब आता है ना जब वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, राइट? अगर आपने एक डिसीजन ले लिया, राइट, अब आपने जब डिसीजन लिया है तब आपको पता नहीं है कि ये डिसीजन कितना सही होगा कितना नहीं, ठीक है? सपोज एक इफ आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, अगर हम रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, अगर आपका इनिशियल स्टेज चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा होगा, ठीक है, बट धीरे 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 आगे बढ़ते हो, इफ़ समवन विल गेट मैरिड, ठीक है, उसके बाद में जाके कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अब वो पहले नहीं पता है कि प्रॉब्लम्स क्या आने वाली है, इसका मुझे सॉल्यूशन क्या रेडी रखना है, राइट? वो तो मतलब प्रॉब्लम्स सडनली आती है, कुछ भी अगर चैलेंजेस आने लगेगी तो वो बाद में ही आने वाली है, पहले से तो हमें पता ही नहीं कि ये प्रॉब्लम्स क्या आने वाली है। तो उसका सॉल्यूशन धीरे धीरे ही फाइंड करेंगे ना, तुरंत तो मिल नहीं जाएगा। और सॉल्यूशन हर चीज़ का मिले ये ज़रूरी भी तो नहीं है, मतलब अगर बोलोगे कि मुझे अंबानी बनना है तो वो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। हम लोग अंबानी नहीं बन सकते। सॉल्यूशन है, अंबानी नहीं बनोगे ना। अभी तो आपने बोला अंबानी नहीं बन सकते, यही तो सॉल्यूशन है। तो वो समझ गए, लेकिन वही आराम से सुनोगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखो, नंबर 1 तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। पहले तो अपने माइंड को ऐसा बनाओ, नेवर से कि कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। और सॉल्यूशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर ये समझ आ जाए कि प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं सकती है, दैट इज ऑल्सो सॉल्यूशन। क्योंकि अब उसके बारे में सोचना ही क्यों है? समझे मैंने क्या कहा? सॉल्यूशन तो दोनों है, या तो बीमारी ठीक हो सकती है या नहीं हो सकती है। अगर दोनों में से एक भी आपको पता लग जाए क्लियर तरीके से तो दिस इज द सॉल्यूशन। अब बीमारी ठीक नहीं हो सकती, अच्छा कितना टाइम बचा है? 6 महीने बचे हैं, चलो 6 महीने में जीते अपनी जिंदगी को, तो सॉल्यूशन तो है, क्यों नहीं है? दैट इज 1। 2, अगर ठीक हो सकती है तो अब एक और प्रॉब्लम साथ में आएगी, पैसा कहां से आएगा? या जो आपने एग्जांपल दिया रिलेशनशिप का, तो आप इसको ऐसे समझो, लाइफ में ना हर एक इंसान को ये लगता है कि मेरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। कि सर आपको नहीं पता कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, आपको नहीं पता मेरी सिचुएशन क्या है। ये जो आप कह रहे हो ये अकेले आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये हर उस इंसान की प्रॉब्लम है जो शादी करता है या करती है। इसमें कोई नई बात नहीं है। बट होता क्या है कि जैसे कोई डॉक्टर के पास में जाता है ना, अपनी बीमारी लेकर के, वो बढ़ा चढ़ा करके बताता है डॉक्टर को। डॉक्टर कहता है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये लो ये खा लो जाओ। ओ डॉक्टर साहब आपको नहीं पता, ये हो गया वो हो गया वो हो गया वो हो गया। उसके पास ऐसे सुबह से रात तक 1000 पेशेंट आ रहे हैं, उसको पता है अभी ये इस तरह का फ्लू फैला हुआ है मार्केट में। तो आपके केस में फ्लू क्या हो गया? शादी। जैसे ही शादी कर ली उसके बाद में समझ आया कि अच्छा ये प्रॉब्लम्स है। तो अब कैसे समझ आएगा? जो इस रोड पर, इसको एक रोड की तरह इमेजिन करो, लाइफ को एक रोड की तरह इमेजिन करो, जो इस रोड पर आपसे पीछे हैं उनको तो कतई नहीं समझ आने वाला। मतलब आप जा करके अपने दोस्तों से पूछोगे जिनकी शादी नहीं हुई है और उनको कहोगे कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, वो कहेंगे चल आ यार बैठ लगाते हैं 2-4 पैक। बस इतना ही सोल्यूशन है उनके पास में, इससे ऊपर कुछ नहीं है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि ये प्रॉब्लम होती क्या है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? किसी ऐसे इंसान के पास जाना पड़ेगा जो इस पाथ पे, इस रोड पर आपसे आगे हो और वो उस प्रॉब्लम को फेस कर चुका हो, तो उसको पता है ना उसको कैसे टैकल करना है। जैसे रोड पर, हाईवे पर आपकी गाड़ी पंचर हो गई, अब आप बौखला रहे हो कि दूर दूर तक कहीं कोई पंचर वाला नहीं है। अब कोई जो 5 किलोमीटर आगे है, मान लो उससे फोन पे बात हो सके आपकी, तो वो कहेगा नहीं थोड़ा सा ही आगे है, अभी जहां पर आप खड़े हो वहां से 5 मिनट आगे ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा इशू है, इतना बड़ा नहीं है। तो ऐसे में हमें ऐसा कोई इंसान चाहिए होता है। यहां पर एक्सपीरियंस काम आ जाता है, बट एक्सपीरियंस लोग हम सुनते ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है, एक्सपीरियंस की कमी नहीं है, बट अगर एक्सपीरियंस लोगों को हम बेवकूफ समझने लग जाए और अपने दोस्तों को जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है उनको समझदार समझने लग जाए, उल्टे सीधे लोगों से राय लेने लग जाए, या खुद आपके पास में सोल्यूशन नहीं है और आप सोल्यूशन निकालने निकल जाओ, ये प्रॉब्लम है। बट वंस यू एक्सेप्ट इट एज अ फैक्ट
कि हाँ ठीक है, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, देर आर काउंसलर्स हु स्पेसिफिकली डू काउंसलिंग फॉर मैरिड कपल्स। उनके पास जाओ और साइंटिफिकली ये समझने की कोशिश करो कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है हमको, क्या ये सिर्फ हमें आ रही है या सबको आती है। तो वो कहेंगे ये तो बहुत कॉमन है, नंबर 1। नंबर 2, इसका सोल्यूशन क्या है, ये है इसका सोल्यूशन। या फिर क्या इसका सोल्यूशन है भी या नहीं है। तो हो सकता है वो सामने से बोले नहीं इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो अच्छा है, जल्दी पता लग गया आपको, अलग हो जाओ। सोल्यूशन तो है, सोल्यूशन इज ऑलवेज देयर। वो अलग बात है कि हमारा ही माइंडसेट बीच में आ जाता है जो हमको अटका देता है। आई होप यू गॉट द आंसर। यस सर, बट जैसे आपने लास्ट में बोला, मतलब एक एग्जांपल के बेसिस पे ही बोल रहा हूँ कि जैसे डाइवोर्स हो गया, ठीक है, तो एक सॉल्यूशन तो हो गया, राइट, मतलब एक प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन हो गया, बट वो सॉल्यूशन के बेसिस पे दूसरी 10 प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। 10 में से नंबर 1 प्रॉब्लम बता देता हूँ क्या है, दूसरी शादी। उसके लिए एक वेबसाइट है secondshadi.com, वहाँ पे जाओ, अपना रजिस्टर करो। सर आई एम नॉट मैरिड, बट मैं ये एक एग्जांपल के थ्रू समझना चाह रहा था। मैंने एग्जाम्पल ही तो दिया आपको, मतलब और आपको क्या एग्जाम्पल चाहिए बताओ, या तो मेरे को उन 10 में से कोई एक प्रॉब्लम बताओ, उसका मैं सोल्यूशन बताता हूँ। देखो, लाइफ में अगर आप ये इमेजिन कर रहे हो कि एक ऐसी सिचुएशन में या एक ऐसे फेज में आप एंटर कर जाओगे जहां पे कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, अगर एक्चुअल में ऐसा कभी कोई फेज आ गया आप लोगों की लाइफ में, तो इससे खराब कोई फेज हो नहीं सकता है। ये अभी आपको बात समझ नहीं आएगी क्योंकि कभी इस फेज में गए नहीं हो। When there is absolutely no problem in your life, that means there is nothing to be done. पूरी तरह से खाली हो गए हो, पूरी तरह से फ्री हो गए हो, तो करोगे क्या? सुबह से रात तक करोगे क्या? तो लाइफ में प्रॉब्लम्स तो रहेंगी विच आर एक्चुअली गुड फॉर यू, क्योंकि जितनी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करते चले जाओगे उतना ही आगे बढ़ते चले जाओगे। हाँ, अगर प्रॉब्लम्स की वजह से स्टक हो रहे हो या अपनी किसी एक ऐसी इमेजिनरी दुनिया में बैठ गए हो जहां पे आपको लग रहा है कि लाइफ का मतलब ये है कि कोई प्रॉब्लम ही ना हो, या अपनी लाइफ को ऐसे डिजाइन कर लो कि कोई प्रॉब्लम ही ना हो, तो फंस गए हो। इनफैक्ट अगर आप समझदार हो तो जिस दिन एक्चुअल में ऐसी स्टेज पे आप पहुंच जाओगे, मान लो फाइनेंशियली फ्री हो गए, रिलेशनशिप वाइज भी स्टेबल हो गए, हेल्थ वाइज भी सब ठीक ठाक है और अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप समझदार हो तो आप अपने लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करोगे ताकि आप बिजी रह सको, ताकि आपका दिमाग ऑक्यूपाइड रह सके। नहीं तो फालतू के चक्रों में पड़ोगे और अपनी लाइफ को खराब कर बैठोगे। मेक सेंस? सर, लाइफ में जैसे कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं, जैसे सपोज वी आर इन कॉलेज, तो कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद सबका बेसिकली प्लान यही होता है कि आगे थोड़ा करियर में फोकस करना है और थोड़ा मतलब अच्छा पैसा कमाना है। तो एज इनिशियल फेज़ में जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन जब जैसे 2021 का एंड जैसे आया एट द मंथ ऑफ मई, सो मेरे फादर की डेथ हो गई। तो जो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ था और जो भी मतलब कुछ था, तो वो सब अचानक से मतलब मेरे पे आ गया। और मतलब फर्स्ट ईयर भी स्टार्ट हुआ था और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और मतलब कैसे करें। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मेरी सिस्टर भी थी, मतलब अभी भी है, शी इज़ इन कॉलेज, और वो मतलब एजुकेशन बेसिकली अपना परस्यू कर रही है, तो दैट टू वो भी मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम चलो मेरा फोकस ये था कि देर इज़ नथिंग टू लूज़ एंड ऑल आई हैव टू डू इज़ टू पुट इन ऑल माई एफर्ट्स, और मुझे मतलब करियर में अच्छा फोकस करना है, अच्छा कमाना है। लेकिन अभी जैसे धीरे धीरे विद द एडवेंट ऑफ टाइम इट इज़ लाइक कि जब भी मैं थोड़ा और आगे बढ़ती हूँ और आगे बढ़ती हूँ और प्रोग्रेस कर रही हूँ, तो ऐसा लगता है कि मतलब कुछ अचीव किया भी है या नहीं किया है, क्योंकि जितना भी करो, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एकदम से आ गई, तो ऐसा लगता है कि कुछ जितना भी करो वो कम पड़ रहा है। तो with the passage of time I'm losing the zeal to do anything in my career. That is what is happening. Although at this point of time like I'm earning 2,50,000 per month, but still it doesn't feel like I'm doing sufficient. तो ऐसे में अपना मतलब डायरेक्शन कैसे ढूंढें? जब आपने बोला ना 2.5 लाख रुपए महीना, तो पीछे एक इंसान है वो बेहोश हो गया है और हमें चेक करना पड़ेगा कि वो जिंदा है मर गया है। तो 2.5 लाख रुपए महीना कम नहीं होता, दैट इज़ 1। 2, अगर ये लगता है कि कितना ही कर लो वो कम पड़ जाता है, जो कि आई एम 100% श्योर यहाँ पर बाकी भी सब लोग फेस कर ही रहे होंगे। जैसे किसी ज्योतिष के पास में जाओगे ना, अपना हाथ दिखाओगे तो ये बात सब पे फिट होएगी। कुछ बातें ऐसी होती है जो सब पे फिट हो जाती है ना, और आप कहोगे वाह क्या ज्योतिष है, कितनी बढ़िया बातें बता रहा है। कि आप जितना करते हो ना उतना नहीं मिलता है, पैसा आता तो बहुत है लेकिन हाथ में टिकता नहीं है। किसके साथ नहीं, जितना आप डिजर्व करते हो ना उतना नहीं मिला। आप बहुत अच्छे हो लेकिन लोग ही आपको बुरे मिलते हैं, आपके साथ लोग गलत करते हैं।
समय खराब है, कोई बात नहीं, हम आपको उपाय बताते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, दिस इज बेसिकली द प्रॉब्लम ऑफ माइंडसेट, नॉट अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, क्योंकि फाइनेंशियली यू आर डूइंग वेल। तो अब समय आ गया है कि आप अपने माइंडसेट के ऊपर काम करो, बिकॉज जितना आप अंदर से स्ट्रांग होते चले जाओगे उतना ही बाहर ये सब जो चीज़ें आपको अफेक्ट कर रही है ना, अभी आपने जो भी बोला उसमें बहुत सारे क्लूज हैं छोटे छोटे, कि आप अपने फादर को कहीं ना कहीं बहुत मिस करते हो अंदर ही अंदर। तो देर इज अ डीप सेंस ऑफ ट्रॉमा दैट इज देयर विद इन, चाहे उसको आप एक्सेप्ट करो या ना करो। एक सेंस ऑफ लोनलीनेस है, एक सेंस ऑफ ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि इतनी कम एज में मेरे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों आ रही है, मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ है। तो ऐसी कई फीलिंग्स हैं जो अंदर दबी हुई हैं, जिसको हम कभी देखते नहीं है, लाइफ में बिजी रहते हैं। तो वंस यू सी ऑल दीज थिंग्स एज इट इज, और यहां पर अपने पर्सपेक्टिव को हल्का सा शिफ्ट कर दोगे, तो एक एंगल ये हो सकता है लाइफ की सिचुएशन को देखने का कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ। देखो मेरी और जो फ्रेंड्स हैं और हैं, मेरे सर्कल में हैं, रिलेटिव्स में हैं, उन सब की तो लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है, मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ, इतनी कम एज में मेरे ऊपर ही इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्यों आ रही है, हर तरह की, फाइनेंशियल, मॉरल, इमोशनल, सारा कुछ मेरे को ही देखना है क्या। ऐसे आते हैं ना, ऐसी फीलिंग्स आती है ना, एम आई द हेड ऑफ द फैमिली, क्यों, वो भी इतनी कम एज में, जिसकी वजह से लाइफ में और भी कई एस्पेक्ट्स हैं जहां पर आप सफ़र करते होगे। एक एंगल ये है देखने का। दूसरा एंगल क्या है कि अगर इतनी कम एज में आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आई है, तो क्या उसकी वजह से आप जो थे आज से कुछ साल पहले, उसमें और अब में कुछ फ़र्क है या नहीं है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। क्या फ़र्क है आप ही बताइए। इंटेलिजेंस वाइज अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इमोशनल लेवल पे भी धीरे धीरे एक समझ आ गई है कि फैमिली को मतलब साथ लेके कैसे चलना है। सो दैट इज़ समथिंग विच आई थिंक आई हैव गेन्ड। तो आपकी इंटेलिजेंस में बहुत डिफरेंस आया है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है। जिस तरह से आप पहले जीते थे, क्योंकि पहले तो यू वर लाइक कि जो मैं कर रही हूँ क्या फ़र्क पड़ता है, ऊपर कोई है जो हु विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। नाउ यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी आप कर रहे हो वो सोच समझ करके कर रहे हो, एक एक चीज़। तो इंटेलिजेंस में बहुत फ़र्क आया है, वे ऑफ लुकिंग एट, जो आप बन गए हो अंदर ही अंदर, जिसको आप अभी देख नहीं रहे हो क्योंकि आपका ध्यान बाहर है, बट जो भी ये लाइफ में हुआ ये बहुत ही ट्रैजिक है, और ये सिर्फ वो इंसान समझ सकता है जिसके साथ में हुआ हो। तो मैं तो नहीं समझ सकता, यहाँ पे और लोग भी नहीं समझ सकते। तो वी कांट इवन इमेजिन के व्हाट इज इट दैट यू हैव गॉन थ्रू, ये फेज कैसा रहा होगा आपके लिए। लेकिन इसकी एक साइड ये है कि कुछ बहुत बुरा हुआ, विच इज अ फैक्ट। दूसरी साइड क्या है, क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई आपकी लाइफ में बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन, उसकी वजह से आप पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो, आप पूरी तरह से चेंज हो गए हो। तो इस चेंज को देखो, ये जो पॉजिटिव हुआ उसको देखो, अपनी स्ट्रेंथ को देखो, और दिमाग ये लगाओ कि स्ट्रेंथ को मैं और कैसे बढ़ाऊं, कि आज आपके ऊपर 2 या 3 लोग डिपेंडेंट हैं। अब ये देखो कि आने वाले टाइम में किस तरीके से अपने आप को ऐसा बनाओ कि अगर कोई और कभी लाइफ में आपके फ्रेंड सर्कल में या फैमिली में कोई खराब फेज से निकल रहा हो, तो यू शुड बी लाइक अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन, जो आई एम श्योर अभी आप करते भी होंगे, राइट? तो अगर अच्छाइयां देखोगे तो कमी नहीं है अपने अंदर, इट्स जस्ट अ वे ऑफ लुकिंग एट अ सिचुएशन। अभी हम सिचुएशन को इस तरीके से रीड कर रहे हैं जो सब कुछ मीनिंगलेस लग रहा है क्योंकि सब कुछ स्कैटर्ड है। बट अगर इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करोगे तो आप देखोगे कि जितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है लाइफ में, उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी भी साथ में होती है। एंड यू हैव मेड द मोस्ट ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी बाय मेकिंग योरसेल्फ स्ट्रॉन्गर, बाय टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप चाहते तो रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ भी सकते थे, आपकी जगह पर और कोई होता तो वो चाहता या चाहती तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देते, वो कहते भाई तुम लोग अपना अपना देखो, मैं अपना देखूंगी। बट आपने ऐसा नहीं किया ना, तो दैट्स अ बिग थिंग। तो अगर इस तरीके से आप देखने लग जाओ तो खुद को एकदम से मीनिंग मिल जाएगा ना, एकदम से पर्पस मिल जाएगा लाइफ में, मजा आने लग जाएगा, एक ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग आएगी। तो 2 चीजें करनी है, एक जो भी अंदर ट्रॉमाज हिडन है, जो अंदर है, उनको फेस करो, और दूसरा जो आप अब बन गए हो उसको देखो और उसको अप्रिशिएट करो। यानी जो ट्रॉमास है उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करो, क्योंकि नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। देन आप हमेशा कोशिश करते रहोगे उससे कहीं ना कहीं
भागने की, और जितना भागने की कोशिश करोगे वो जो अंदर पड़ा हुआ है वो और ज़्यादा तंग करेगा। तो एक है अंदर जिस भी तरह के ट्रॉमास हैं उसको फेस किया जाए और उसको जो है जैसा है एज इट इज़ देखा जाए और उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया जाए। दूसरी तरफ से जो आपकी ऐसी साइड है जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोची थी आज से 5-10 साल पहले कि आप ऐसे बन जाओगे और आप बन गए हो। मतलब बेसिकली यू आर एन एग्जाम्पल इन योर फैमिली, राइट? मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही बोल रहे हैं। सही बोल रहा हूँ ना? देखो मतलब क्यों जाते हो ज्योतिष के पास? मुझे दोनों 500 रुपए बिना फेस देखे वैसे ही बता दूंगा सब कुछ बेस्ड अपॉन जो भी आपने कहा। तो आप एक एग्जाम्पल बन चुके हो अपनी पूरी की पूरी फैमिली में, यानी कि किसी को भी कुछ करना होता है तो आप वो भैया दीदी हो। जैसे हर एक की फैमिली में कोई ना कोई एक भैया दीदी होते हैं ना कि उनसे पूछो जा करके, देखो उनके जैसा बनो, तो ये वो है अपनी फैमिली में। तो अगर इस तरह से जो आपने अचीव किया उसको देखो तो यू विल हैव दैट सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड इन योर हार्ट, यू विल हैव अ सेंस ऑफ एप्रिसिएशन फॉर व्हाट यू हैव बिकम। सो मेरी लाइफ में इसको जनरल प्रॉब्लम नहीं है कि जो मैं मैनेज या हैंडल ना कर पाऊँ। एवरीथिंग इज गोइंग वेल एंड एनी प्रॉब्लम आई कैन हैंडल दैट, बट देर इज जस्ट वन थिंग दैट आई एम नॉट एबल टू हैंडल इज दिस। फॉर एग्जाम्पल इन बिटवीन सिबलिंग्स और फ्रेंड्स कुछ भी होता है एंड वी स्टार्टिंग आर्ग्यूमेंट और फाइट हमारे बीच होती है या डिबेट होता है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, लाइक सामने वाले ने अपना अगर टोन हाई कर लिया, अगर वो तेज़ आवाज़ में बोल रहे हैं, इवन इफ आई एम राइट और आई हैव अ पॉइंट टू से, मैं कुछ कह नहीं पाती हूँ, मैं चुप हो जाती हूँ या फिर मैं रोना शुरू कर देती हूँ और बहुत कोशिश के बाद भी मैं ये चीज़ ठीक नहीं कर पा रही हूँ। लाइक द प्रॉब्लम इज़ हाई टोन, लाइक तेज़ आवाज़। मतलब तेज़ आवाज़ से ऐसे कह सकते हैं कि बहुत चिढ़ सी हो गई है मुझे तेज़ आवाज़ से, मतलब मैं इस चीज़ को कैसे हैंडल करूँ। लाइफ में हर एक की कोई ना कोई वीकनेस होती है। जैसे आपकी ये वीकनेस है कि अगर कोई तेज़ आवाज़ में आपके सामने बोलता है या बोलती है तो आप उसको बियर नहीं कर पाते हो और आप उसको फेस नहीं कर पाते हो। आप या तो वहाँ से चले जाते हो या फिर आप रोने लग जाते हो। तो ये जो वीकनेस है अगर ये किसी को पता लग गई, और अब तो पूरी दुनिया को पता लग गई, तो वो इसको मिसयूज़ कर सकते हैं। ये एक तरह से आपका एक ट्रिगर हो गया। इसको आज आप देखो इस सेशन को एक वर्कशॉप की तरह कि यहाँ पर मैं आपको कुछ टेक्निक बताऊँगा, उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में एक सेफ एनवायरनमेंट में, जिससे कि आप ये जो अपनी वीकनेस है इसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सको। यानी कुछ ऐसी रिलेशनशिप्स हैं जहाँ पर कि अगर कोई आपसे तेज़ आवाज़ में बात कर रहा है या कर रही है तो आई एम अज्यूमिंग कि वो आपके अपने ही कोई खास होंगे, कोई अनजान तो हो नहीं सकता। यहाँ पर तो कोई ऐसा है नहीं कि जो आकर के एकदम से आपसे तेज़ आवाज़ में बात करने लग जाए। तो इसका मतलब भाई बहन है या मदर फादर है या सिबलिंग्स में या फ्रेंड्स में कोई है, तो वहाँ पर एक सेफ एनवायरनमेंट है, आप बड़े आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी इस बार उल्टा करो, पहल आप करो तेज़ बोलने की, और ये बात उनको पता नहीं होनी चाहिए। यानी ये वीडियो मत दिखाना अभी उनको, बाद में दिखाना। मेरे को ये एक्सपेरिमेंट करने को मिला था, ये प्रैक्टिकल एक वर्कशॉप में मैं गई थी, वहाँ पे मुझे बताया था कि इस तरीके से आप करो। मतलब क्या कि जो इंसान आपसे सबसे ज़्यादा इस तरीके से आपको ट्रिगर करता है, आई एम अज्यूमिंग वो भाई या बहन में से कोई ना कोई होगा। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? मैंने कहा आप देखो, मैं आप माइंड रीडर का हो, ज्योतिष का हो, कुछ भी बोलते रहो, मतलब एवं ही आप लोग पैसे खर्च रहे हो 500-1000 रुपये, मतलब मेरे को दो ना 150 रुपये। तो वो एक बिल्कुल ही सेफ एनवायरनमेंट है। यानी कहीं भी आप कुछ ऐसा करते हो जो उसको नहीं पसंद आता है तो वो आपसे तेज़ आवाज़ में बात करता है या करती है। तो आप भी तो कर सकते हो। सर उससे प्रॉब्लम आती है, मैं तेज़ आवाज़ में बोलती हूँ तो भी वो मुझे ही इफेक्ट कर रहा है कि मैं एट द एंड बोलते बोलते 4 सेंटेंस बोलते बोलते 5वें सेंटेंस में रोने लग जाऊंगी, या फिर जब वो आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाएगा मेरे को घबराहट होगी। ये तब होता है जब आप एक्चुअल में गुस्सा कर रहे हो। मैं अभी एक्टिंग करने की बात कर रहा हूँ क्योंकि दोनों में बड़ा फर्क होता है। आप समझ रहे हो? मतलब हमारे साथ में प्रॉब्लम क्या है कि हम जब बैटल फील्ड में उतर जाते हैं ना, तब हम कहते हैं कि मैं जख्मी हो गया। मैं क्या कह रहा हूँ, प्रैक्टिस तो करो। प्रैक्टिस तो हमने कभी करी नहीं, फिर जैसी बैटल फील्ड में जाते हैं वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। अब चाहे आप तेज़ बोलोगे चाहे सामने वाला बोलेगा, आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि वो लड़ाई एक्चुअल में हो रही है। मैं क्या कह रहा हूँ, कोई लड़ाई हो ही नहीं रही है, कुछ आपने नकली कुछ क्रिएट कर दिया है, अपना कोई सामान ले जा करके अपने भाई के या बहन के कमरे में डाल दिया है और लड़ाई शुरू। लेट दैट पर्सन बी सरप्राइज्ड। उसकी शक्ल ऐसी हो जाएगी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं।
तो सामने वाला पलट करके आपको कुछ बोल भी नहीं पाएगा, एंड पावर पूरी आपके हाथ में होगी, क्योंकि वो इंसान एक ही बात बोलेगा बार बार कि मुझे नहीं पता क्या बोल रहे हो तुम, क्या कर रहे हो, क्योंकि अगर उसने एक्चुअल में किया तो फिर भी वो डिफेंड करेगा अपने आप को। ये ऐसा कि आप किसी को चोर बोल रहे हो और उसकी पॉकेट में से कुछ निकला है और उसको पता ही नहीं कि वो पॉकेट में कैसे आया है, वो आपने रखा है। तो ऐसा सड़कों पे नहीं करना, यहाँ नहीं करना, मतलब घर पे कर सकते हो। सो जब इस तरीके से आप करोगे तो क्या होगा कि आपका जो कंट्रोल है अपने ऐसे इमोशंस के ऊपर, वो धीरे धीरे आने लग जाएगा, जो लाइफ में ज़रूरी है। देखो, ऐसे बहुत लोग हैं मार्केट में जो कुछ भी बकवास कर रहे हैं कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप हमेशा पीसफुल रहो, आप ये रहो, आप वो रहो, सब बकवास। लाइफ ऐसी नहीं है। लाइफ इज़ लाइक अ बैटल फील्ड। यहाँ पे आपको सब कुछ आना चाहिए, साम दाम दंड भेद सब आना चाहिए। कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए आपको नहीं पता, तो जितनी जल्दी हो सके सीख लो। और अभी तो वैसे भी शादी नहीं हुई है, आई एम अज्यूमिंग, तो शादी के बाद तो वैसे ही इस स्किल की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। चीख चिल्लाहट तो मतलब ठीक है, पार्ट ऑफ। मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ, ये आना चाहिए। नहीं आएगा तो सामने वाला हावी हो जाएगा आपके ऊपर। मतलब अगर कोई तेज़ आवाज़ में बोले तो उससे तेज़ आपकी आवाज़ होनी चाहिए फॉर अ टाइम बीइंग, बिना रोए, तो तभी बराबर की लड़ाई होगी ना। मैं वही कह रहा हूँ, लाइफ में ना हमारा जो माइंड है वो ऐसा बन गया है, ये मॉरल साइंस की किताबें पढ़ के, उल्टे सीधे लोगों की बातें सुन करके कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और हम लेबल लगा देते हैं कि सामने वाला ये कर रहा है तो वो बुरा है, और मैं ये कर रही हूँ तो मैं अच्छी हूँ, और मैं ये नहीं कर रही हूँ तो मैं अच्छी हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। किस सिचुएशन में आप किस चीज़ को कैसे यूज कर रहे हो, वो आना चाहिए। इसको ऐसे समझो, ये इमोशंस का पूरा गैमट है। जैसे एक पियानो होता है, उसके अंदर बहुत सारी स्ट्रिंग्स होती हैं। आपकी जो रेंज है वो पूरी होनी चाहिए। आपको पॉजिटिव से पॉजिटिव इमोशन में भी जाना आना चाहिए, और नेगेटिव से नेगेटिव में भी, और वापस भी आना चाहिए। इसको कहते हैं एक सही तरीके से लाइफ में बैलेंस को बनाना। बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि बीच में बैठे रहो और एक ही की को प्रेस करते रहो, टिंग 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 टिंग, और पागल हो जाओ। ये नहीं है लाइफ का मतलब। लाइफ का मतलब है जब जरूरत पड़े इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, फिर बीच में आ जाओ। आपकी रेंज पूरी होनी चाहिए कि सामने वाले को समझ ही ना आए कि भाई मैं क्या करूं, इस इंसान से कैसे डील करूं, अगर कभी ऐसी जरूरत पड़ जाए लाइफ में, तो जो पड़ती ही है। तो आपको पता होना चाहिए कि किसके साथ में कैसे डील करना है। ठीक है, तो करोगे आज आप घर जा करके? यस सर। ये सिर्फ यहाँ पे कहने के लिए कह रहे हो या सही में करोगे? नहीं, क्या I will प्लान do it. बनाया कुछ, क्या कैसे? ऐसे थोड़ी बताऊंगी कैमरा पे। हाँ, ये भी सही है। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। मुझे मेरे लाइफ का गोल क्लियर है कि मुझे क्या करना है आगे जाके, बट क्या है कि उसको लेकर जो मोटिवेशन होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है 2-3 दिन के बाद। तो अंदर जो एक हंगर होता है ना चीज़ों करने के लिए, वो मुझे लगता है कि मेरे अंदर नहीं है। उसको कैसे डेवलप करूँ, मेरे को समझ नहीं आता। क्यों डेवलप करना है, क्या जरूरत है? लाइफ चल तो रही है, मतलब इसका लाइफ चल मतलब रही है, बट मुझे लग रहा है मैं गोल तक पहुँच नहीं पा रही हूँ। नहीं, ऐसे तो पहुंच भी नहीं पाओगे। देखो, हंगर जो होता है ना, वो कोई डेवलप नहीं कर सकता है, क्योंकि आपने कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखी, कुछ बुक्स देखी, ये देखा वो देखा, या कहीं से बाहर किसी ने कुछ बोला तो एकदम एक्साइटेड हो गए, फिर 1-2 दिन में वापस से नॉर्मल हो गए, तो उसका तो कोई फायदा ही नहीं है ना। जब तक कि वो जो करने का डिजायर है वो आपको अंदर से पुल नहीं कर रहा है, तब तक उसको करने का कोई सेंस ही नहीं है। या फिर ये कह लो आप करना चाहते हो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। हर कोई बहुत कुछ चाहता है, बट उसको वो मिल नहीं पाता है। ये भी एक हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ है। आप में से कौन है जो करोड़ों अरबों रुपए नहीं चाहता है? सब चाहते हैं, बट क्या सबको मिल पाते हैं? नहीं। क्यों? देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जिसकी वजह से वो होता है या नहीं होता है। तो आपके चाहने से कुछ नहीं होता है, पहले तो ये समझ जाओ। करने से होता है। अब करते कैसे हैं? जब कोई ऐसा काम होता है जिसके बारे में आप बार बार सोचते हो और चाह करके भी अपने दिमाग को वहां से हटा नहीं पाते हो, और सिर्फ उस काम को करने के बाद में जो मिलने वाला है 2-4 साल बाद, उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होता है, बल्कि वो चाहे मिले या ना मिले, उस काम को करने में आपका इंटरेस्ट होता है, तब आप सही ट्रैक पे हो। जब आपको वो ना भी मिले, जिसको भी आप सक्सेस बोलते हो, 2 साल बाद, 3 साल बाद, स्टिल इफ यू वांट टू डू इट just because you love doing it, but just because you enjoy doing that thing, उसको करने में मजा आ रहा है, तो काम हो गया है। बट हम लोगों के साथ में ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है।
बचपन में ही हमको बता दिया जाता है तुम्हें ये करना है, बाहर से अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, ड्रीम्स और ये सब हमें लगता है हमारे अपने हैं, प्लांट कर देते हैं माइंड में लोग कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, ये बनना है, वो बनना है। ऐसे ही हमारे माइंड में कहीं से भी कुछ भी आ जाता है जो हो सकता है हमारी पर्सनैलिटी से दूर दूर तक मैच ही नहीं होता है। तो अगर जो भी आप पाना चाहते हो उसको आप छोड़ सको और आप ये देखो कि आप क्या करना चाहते हो। सुनने में दोनों चीज़ें एक जैसी लगेंगी बट दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप ये देखो कि आप क्या कर सकते हो और क्या करना चाहते हो। क्या पाना चाहते हो उसको छोड़ दो, पाना खोना आपके हाथ में नहीं है, वो तो इफेक्ट है, दैट इज नॉट द कॉज। अगर सही से करोगे तो पाना तो है ही है एंड में। सर एक मेरे अंदर जो है ना एक कांस्टेंट फीलिंग ऑफ रिग्रेट बना हुआ रहता है। एक्चुअली प्रीवियसली मैंने ऐसे डिसीजंस मेरे इनिशियल स्कूल से लेके कॉलेज तक जितने भी डिसीजंस हैं मैक्सिमम मेरे गलत साबित हुए हैं, जिसके कारण क्या है कि फीलिंग ऑफ रिग्रेट एक आता रहता है। और अभी वर्क लाइफ बैलेंस बहुत बिगड़ा हुआ है, मतलब अगर वर्क पे फोकस कर रहे हैं देन आते हैं 2-3 दिन 4 दिन चीज़ें सही चलती है, उसके बाद फिर से अचानक से सडन मोड ऑफ होता है एंड कॉन्टीन्यूअस 2 से 3 दिनों तक मोड ऑफ, ना किसी से बात करने का मोड होता है ना कुछ, एक एंगर की स्टेट में मैं रहता हूँ और इस चीज़ को फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ कि सॉर्ट कैसे करूँ। एंड ये काफ़ी टाइम से ऐसा हो रहा है मेरे साथ। आप क्या काम कर रहे हो अभी? अब जॉब कर रहे हो? यस, जॉब कर रहे हैं एज अ एसोसिएट एनालिस्ट। और क्या ये एंगर, ये जो फ्रस्ट्रेशन है, इज इट बिकॉज ऑफ मनी, मतलब फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है? या फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है इस पे। एंड मैंने अपने लिए भी काफ़ी सारे बार सेट कर रखे हैं कि मुझे इस एज तक ये चाहिए था, ये चाहिए था, मैंने प्लान्ड वे में, और वो चीज़ें मेरे साथ प्लान्ड वे में नहीं गई जस्ट बिकॉज ऑफ रॉन्ग डिसीजंस। ये एक बहुत बड़ा इशू ये मुझे जो लगता है इस पे। आप जिसको रॉन्ग डिसीजन कह रहे हो वो इस बेसिस पे कह रहे हो क्योंकि वैसा नहीं हुआ जैसा आप चाहते थे, बट कुछ तो हुआ, ऐसा तो नहीं है ना कुछ भी नहीं हुआ। मतलब जो भी आपने किया स्कूल में, कॉलेज में या उसके बाद भी, अभी भी कुछ ना कुछ कर ही रहे हो, तो इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ तो बेनिफिट हुआ ही है। वो अलग बात है कि हो सकता है कि अभी आप जो जॉब कर रहे हो उसका कोई कनेक्शन नहीं है उससे जो आपने सीखा है एजुकेशन में, मतलब एजुकेशन किसी और फील्ड में है और जॉब कहीं किसी और फील्ड में कर रहे हो, राइट? कुछ ऐसा ही हो रहा है। हाँ। बट ऐसा नहीं है कि इन दोनों चीजों को मिला करके कुछ नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो सब बेकार हो गया है, ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर और कुछ नहीं किया जा सकता है। आप इसको इस तरीके से देखो कि जैसे एक आपने कोई बिल्डिंग बनाने की कोशिश करी, आपके दिमाग में पहले से एक नक्शा था, उसके हिसाब से कोई बिल्डिंग बना रहे थे, अब वो नहीं बन पाई, अब आप कह रहे हो कि ये गलत हो गया डिसीजन। बट ऐसा तो सबके साथ होता है। कौन इंसान होता है जो जैसा सोचता है वैसे ही उसके साथ हो जाता है? अरे इंसान सोचता कुछ और है, होता कुछ और है। ऐसी तो होता है लाइफ में। एग्जैक्ट जो हम सोचते हैं वैसा तो बहुत कम लोगों के साथ होता है। आज आप जिस भी लेवल पर हो आप लोग, क्या जैसा आपने 10 साल पहले सोचा था आज एग्जैक्ट वही कर रहे हो? नो। या उससे कुछ बहुत अलग कर रहे हो? तो अब गड़बड़ क्या हुई है, क्योंकि आपके माइंड में पहले से एक नक्शा बना हुआ था, तो ये बीच में आ गया है, इसकी वजह से रिग्रेट आ रहा है। ये थॉट आपको तंग कर रहा है, ये आगे नहीं बढ़ने दे रहा। तो पहले तो ये ठप्पा लगाना बंद कर दो कि वो गलत डिसीजन है। डिसीजन कोई भी सही गलत नहीं होता है। और यहां पर प्रॉब्लम की जो जड़ है वो पेशेंस है, क्योंकि आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो और दोस्तों से, और आप कह रहे हो देखो वो तो आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया। ये है प्रॉब्लम की जड़, क्योंकि आप लाइफ को देख रहे हो एक T20 मैच की तरह। लुक एट इट लाइक अ टेस्ट मैच। क्या फर्क पड़ता है शॉर्ट टर्म में कौन आगे है कौन पीछे है? फर्क ये पड़ता है अगले 5 साल बाद आप कहां होगे, 10 साल बाद कहां होगे, 20 साल बाद कहां होगे। इज इट नॉट ट्रू? द मोमेंट आपकी विजन बड़ी हो जाती है, दूर हो जाती है, तो आप बड़ा गेम खेल सकते हो, एकदम से आप बाकी पूरी दुनिया से अलग हो जाते हो। ये शॉर्ट टर्म में जो रेस चलती रहती है, इसमें कौन आगे है कौन पीछे, उससे क्या फर्क पड़ता है? और आगे को पीछे होने में देर क्या लगती है? अभी तो वैसे ही AI आ गया है, जो भी अभी आपके सर्कल में होगा बहुत हीरो बन रहा होगा, अभी देखना कुछ टाइम बाद उसका क्या हाल होगा। तो अगर अभी आप इस आते हुए बड़े चेंज को आप देख सको और अपने आप को तैयार कर सको बेस्ड अपॉन जो भी आपका बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड है, एक्सपीरियंस है और है, उस सबको देखो क्या है आपके पास में, उस सबको कनेक्ट करके फिर देखो ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको क्या बना सकते हैं। उसको एक क्ले की तरह देखो, ऐसे देखो कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं, क्ले है, अब उससे जो चाहे वो बना दो।
अगर ऐसी सोच होगी तो लाइफ में कभी भी नहीं रुकोगे, फिर चाहे सक्सेस आ जाए चाहे फेलियर आ जाए। नहीं तो छोटा मोटा कुछ अचीव कर लिया, या तो वहाँ फंस जाओगे, या ज़रा सा कुछ फेलियर आ गया तो वहाँ फंस जाओगे, दोनों तरफ फंस जाओगे। बट जिस तरह से मैं कह रहा हूँ, अगर इस तरह से सोचोगे तो इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज है। एक्चुअली सर एक प्रॉब्लम और भी है इसमें कि इनिशियली मैं स्कूल से था तब से मैं जॉब नहीं करना चाहता था, और अब मजबूरन फाइनेंशियल सिचुएशंस भी कुछ ऐसी है, फैमिली कंडीशंस भी ऐसी है कि जॉब करना पड़ता है। एक मिडिल क्लास ट्रैप में भी हैं कहीं ना कहीं। एंड इनिशियल से मतलब बिजनेस लाइन में ऐसा कुछ स्टार्टअप्स में ही जाना चाहा हूँ, बट अभी वहाँ पे दूर दूर तक मुझे पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है मेरे साइड से। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। प्रॉब्लम ये नहीं है जो आप कह रहे हो, प्रॉब्लम कुछ और है। प्रॉब्लम ये है कि अभी आपको क्लियर ही नहीं है कि मेरे को लाइफ में आने वाले 5-10 साल बाद क्या करना है। 5 साल छोड़ो, आपको 1 साल भी क्लियर नहीं है, आपकी विजन शॉर्ट टर्म है, जिस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। विजन अगर लॉन्ग टर्म हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप ये अगर थोड़ा प्लान को लंबा बना दो कि आने वाले 5 साल बाद मैं अपने आप को यहां देखता हूं, अच्छा उसके लिए मुझे अब किस तरह की जॉब करनी होगी, तो जॉब करना भी बुरा नहीं है। अरे जॉब से क्या होगा, आप सीखोगे ना एक काम को, तो आप जॉब को स्विच भी कर सकते हो। जहां पर आप हो वहां पर भी आप कुछ ना कुछ तो देख ही रहे हो, कुछ ना कुछ तो सीख ही रहे हो, तो उससे रिलेटेड भी कोई काम कर सकते हो। तो वेस्ट क्या होता है? वेस्ट तो कुछ भी नहीं होता, और जो वेस्ट होता है आजकल तो लोग उसको भी यूज करके पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं, घर के कचरे से जो आपके लिए कचरा होता है उससे भी पैसा कमा रहे हैं कमाने वाले। तो वेस्ट क्या होता है? वेस्ट तो कुछ भी नहीं है। तो अगेन आई एम सेइंग इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ माइंडसेट, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ द वे यू आर लुकिंग एट लाइफ। लाइफ इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अ वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ विच इज अ प्रॉब्लम। लाइफ तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि अगर अभी आप देखो जो है आपके पास में वो भी कम नहीं है, यानी एक जॉब तो है ही। बहुत सारे लोग हैं उनके पास तो जॉब भी नहीं है, उनकी प्रॉब्लम बड़ी है, आपकी बड़ी है। जिनके खर्चे बहुत है लेकिन जॉब ही नहीं है, अब क्या करोगे? बट हम कभी वो देख ही नहीं पाते कि हमारे पास में क्या है, क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ वहां रहता है कि मेरे पास में क्या नहीं है, बेस्ड अपॉन मुझे ये चाहिए था, मेरे को ये नहीं मिला, बस सिर्फ वहीं पर है ध्यान। हो सकता है उससे कुछ बहुत ज्यादा हमको मिल गया है, बट उस तरफ तो हमारा ध्यान है ही नहीं। यही लाइफ में गड़बड़ हो जाती है, और जो होता है उसी के बेस पे फ्यूचर को क्रिएट किया जाता है। इसको अच्छे से समझ जाओ, नहीं तो फ्यूचर आपके हाथ में नहीं है, वो तो फिर अपने आप ही कुछ ना कुछ होता रहेगा। ये बात समझ आई आप लोगों को मैंने क्या बोला? डू यू वॉन्ट टू बी इन कंट्रोल ऑफ योर फ्यूचर, यानी आने वाले 5 साल बाद 10 साल बाद आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, डू यू वॉन्ट टू बी इन कंट्रोल ऑफ दैट, या फिर अपने आप ही कुछ हो जाए तो हो जाए, नहीं हो तो कोई बात नहीं, ऐसे होना चाहते हो? या यू वॉन्ट टू बी ए क्रिएटर, यू वॉन्ट टू क्रिएट योर फ्यूचर? आई वॉन्ट टू क्रिएट माई फ्यूचर। यू वॉन्ट टू क्रिएट योर फ्यूचर। अब वो कैसे होता है? सबसे पहले इसको देखो, ये नहीं कि मैं क्या चाहता हूं, नॉट इंपॉर्टेंट। ये देखो आपके पास में क्या है, रिसोर्सेस। आपके पास में क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है, क्या फैमिली बैकग्राउंड है, कितना पैसा है, कितनी सेविंग्स है, क्या जॉब करी है, किस फील्ड में करी है, वहां से कितना पैसा आया है, कितने खर्चे हैं। इन सब चीजों को देखो और फिर समझो कि अब मेरे को क्या समझ आया है। अब उससे रिलेटेड ये देखो कि दुनिया में क्या प्रॉब्लम्स है, उससे रिलेटेड बिजनेस के बारे में सोचो। अभी हम बिल्कुल अपोजिट भाग रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, इधर उधर से कहीं किसी को बिजनेस करते हुए देखा, एकदम से मन किया अरे यार मेरे को तो बिजनेस करना था। अच्छा कैसे करोगे भाई साहब? गूगल पे जाकर के सर्च करेंगे, चैट जीपीटी से पूछेंगे बिजनेस आइडियाज। ऐसे थोड़ी ना होता है बिजनेस। अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करो, जो है उसको समझो, फिर देखो कि मैं क्या कर सकता हूं। अभी नहीं, 2 साल 3 साल 5 साल बाद, ऐसे सोचो। तो जब इस तरह से सोचोगे तो यू विल हैव पेशेंस, और आराम आराम से आप उसको अचीव कर जाओगे जो भी आप करना चाहते हो सकता है उससे कुछ बहुत बड़ा भी अचीव कर जाओ। आई होप दैट गिव्स यू सम क्लैरिटी। श्योर सर।